नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। तो ये आपका 5 नंबर का है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 के पीईटी में, और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये सिलेबस दिया गया है ना सामान्य अंग्रेजी का, इसमें 2 भाग केवल दिए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अनसीन पैसेज है ना, उस पर क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण में इन्होंने ये अलग से डिटेल में नहीं दिया है कि क्या क्या पूछेंगे। व्याकरण के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडियम, फ्रेजेज, सिंटेक्स, सेंटेंस करेक्शन, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पिछली बार क्वेश्चन कैसे बने थे, थोड़ा सा उससे आइडिया बनेगा कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो ये आपको पैसेज दिया गया है। (41 to 43) क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड है, मतलब 3 क्वेश्चन पैसेज पे आए थे, 41 to 43। ये देखिए आप। उसके बाद बचे 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन से किससे सिनोनिम पूछा था, किसका, फेमस का। बहुत इजी है। एंटोनिम पूछा था ट्रांसपेरेंट का, तो फेमस का सिनोनिम हो जाएगा पॉपुलर, और ट्रांसपेरेंट का होगा जाएगा ओपेक। तो ये तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। मैं इसका जो पेपर है ना पीईटी 2021 का, दोनों शिफ्ट का, वो आगे मैं सॉल्व कराऊँगा पूरा पेपर। तो ये हो गया पहले शिफ्ट का, और बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया था दूसरी शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट में ये आपका दिया गया है पैसेज 51 to 53 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे। 51, 52, 53 मतलब 3 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन ये 54 और 55, इसमें एंटोनिम पूछा था कीन का, और दूसरे में सिनोनिम पूछा था प्राइड का। तो 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के बना दिए, 3 क्वेश्चन पैसेज पे। मतलब कि समझ लो कि पिछली बार की जिन लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा, दिया था जिन लोगों ने, तो उसमें क्या क्या पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी एंटोनिम सिनोनिम पे क्वेश्चन आ जाएगा, और किसी दूसरे टॉपिक पे भी बन सकता है। पैसेज तो आएगा ही। तो आइडिया है मेरा कि 2 या 3 क्वेश्चन पैसेज से आएंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे। तो अब 2 नंबर के लिए हमको पूरी ग्रामर तो पढ़नी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छाट के निकाले हैं कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल, प्रोनाउन और प्रोनाउन यूज करने के कुछ नियम, और प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश व्याकरण में। तो इसको 3 पार्ट मतलब पॉइंट को आज हम देखेंगे। इसमें मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, पैसेज पे आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन व्याकरण पे 3 वीडियो बनाऊंगा। 2 नंबर का है आपका, इन्हीं से वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो इंग्लिश में ए, एन, द, इनको आर्टिकल बोलते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं। हम लोग सबसे पहले ए का प्रयोग, फिर उसके बाद एन का, उसके बाद द का। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो देखेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है ए के प्रयोग में इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ए को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। का प्रयोग प्रायः उन नाउन के पूर्व किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है, और जिनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से होता है, मतलब कॉन्सोनेंट। तो पहले मैं आपको कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कौन मतलब स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो इंग्लिश में स्वर होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, ABCD जिसको बोलते हैं, उसमें ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर आते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बोल रहा है कि उन नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं जिनके उच्चारण से कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की ध्वनि, बोलने में वो व्यंजन की तरह लगते हैं, जैसे डॉग, वुमन, बॉय। तो व्यंजन का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा ध्वनि आएगी। तो ए डॉग, ए वुमन, ए बॉय एग्जाम्पल में दिया है। तो इसमें ए डॉग डी की आ रही है, ए वुमन वा की आ रही है, अ बॉय बी की आ रही, बी की। तो ये हो गया आपका ए का प्रयोग के लिए पहला नियम। देखते हैं अगला।
दूसरा नियम क्या होता है, जब यू की आवाज़ आती हो, मतलब यू लिखा हो और उसमें आवाज़ यू की आ रही हो, तो वैसे तो यू हो गया वावेल मतलब स्वर, लेकिन उसमें ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, तो यू की आवाज़ आ रही है ना, ए यूरोपियन कंट्री, फिर इसमें यू क्या आ रही है, ए यूनियन, तो इनमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब ओ की आवाज़ वाह हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ, तो यहाँ पे ओ भी है ना, स्वर होता है, लेकिन इसमें वाह वजह से ए वन आइड मैन, तो वह आ रहा है ना, मतलब कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ए 1 रुपी नोट। बस एक आप 3 ही याद रखिए, बेसिक बिल्कुल आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल बेसिक बनेगा। एन का प्रयोग देखते हैं अब हम लोग। तो एन के प्रयोग में पहला दिया गया है इनडेफिनिट आर्टिकल, तो ए एन दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। इसका प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो स्वर, मतलब ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो या जिनका उच्चारण स्वर की तरह हो और जो ए का प्रयोग था उसमें कॉन्सोनेंट आता हो या कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो, मतलब व्यंजन आता हो या व्यंजन की ध्वनि हो। एन के प्रयोग में या तो स्वर आएगा या स्वर की ध्वनि होगी। तो जैसे एन एलिफेंट, तो ए आ रहा है ना, ई यहाँ पे यूज भी हो रहा है, लेकिन एन ऑरेंज, तो ए ई आई ओ यू इनमें से किसी। एन अम्ब्रेला, तो इसमें यू की ध्वनि नहीं आ रही ना, देखो अम्ब्रेला आ की आ रही, तो आ जो है ना ए, वो हो गया ना स्वर, तो इनमें एन का प्रयोग करेंगे। एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। सेकंड पॉइंट है, जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। यच तो वैसे कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, लेकिन एच उसमें साइलेंट रहता है। जैसे एन आवर, तो एच को ना, इसको एच ओ यू आर को हावर ना पढ़ के आवर बोलते हैं, तो एन आवर। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल गेस्ट, तो यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज हो रहा है। तीसरा है, उन व्यंजन से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त रूप, मतलब अब्रिवेशन के पूर्व जिनका उच्चारण स्वर की तरह हो। बस आपको ध्यान रखना है, स्वर का मतलब एन, व्यंजन का मतलब ए। तो एन एम ए लिखते हैं एम, तो ए आ रहा है ना, एन एल एल बी एल लिखते हैं एल, एन एस पी, तो ये होगा एन का प्रयोग। इतना ही आपके काम का है, और ज़्यादा पढ़ने बैठ जाओगे ना टाइम खराब करोगे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। द का प्रयोग देखते हैं। द का प्रयोग नदी, महासागर, रेगिस्तान, पर्वतों, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले आता है। ये समझ लो फेमस चीज़ों के पहले आता है। द गंगा, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज, द ताजमहल। और नोट दिया है, पर्वत चोटियों से पहले द का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे द गायब हो गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे। माउंट आबू, तो द माउंट आबू नहीं बोलेंगे। हिमालय है ना, वो पर्वत श्रृंखला है, और ये एवरेस्ट, माउंट आबू और माउंट एवरेस्ट ये चोटी का नाम है, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं करना है। अगला है, एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हैं तब द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे द काऊ पूरे एनिमल के बारे में बोल रहा है ना, कि काऊ है ना एनिमल में से काफ़ी इम्पोर्टेंट जानवर है। तीसरा है, जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेट कालिदास, तो कालिदास के पहले ग्रेट लग गया तो द का लग गया, इसलिए। इमॉर्टल गांधी, तो गांधी के पहले इमॉर्टल लग गया ना एडजेक्टिव, तो द का प्रयोग करेंगे। इसमें 2 नियम आप और याद रख लीजिए। समाचार पत्रों, देशों, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक हों उसमें द का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया ना फेमस चीज़ों के लिए द का प्रयोग करते हैं। एक ओवरऑल यदि आप रखो तो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सन। और ये 5वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टाइम, तो फाइनेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो फाइनेस्ट से पहले द आया। ऐसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, तो फिटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और जो एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है।
तो बस इतना ही आपको पढ़ना है आर्टिकल के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। तो जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और नाउन को संज्ञा बोलते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित वो नियम पढ़ेंगे जो बिल्कुल कॉमन है। तो पहला नियम है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होगा। ईच जब आया हो और एंड से जुड़े हों दो नाउन तो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगा एक वचन का। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। तो यहाँ पे एवरी आया बॉय के पहले और टीचर के पहले और एंड भी से ये लोग जुड़े हैं, मतलब बॉय और टीचर। तो वाज यहाँ पे वो आया है, वर नहीं आया है, तो वाज बिजी इन हिज वर्क होगा, दियर वर्क नहीं होगा। एवरी बुक एंड ईच मैगजीन वाज इन इट्स प्लेस। तो यहाँ पे वाज यूज हुआ है और इट्स यूज हुआ है, इट्स प्लेस। अब देखते हैं दूसरा नियम। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आर आइदर और नाइदर नार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता और गीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। तो सीता और गीता और से जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हर ब्रदर होगा। आइदर सोहन आर मोहन हैज बॉट हिज पेन। नाइदर प्रमोद नार कोमल हैज लर्नड हिज लेसन। अगला है तीसरा, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आर आइदर और नाइदर आर से जुड़े हों तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार प्रयुक्त होता है। मैं ये जो सेंटेंस दिया है जैसे में, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स गॉट दियर बुक्स। तो बोला कि यहाँ पे सोहन और हिज फ्रेंड्स है ना, दो आर आइदर आर से जुड़े हैं, तो जो प्लूरल है मतलब हिज फ्रेंड्स को बाद में रखेंगे और प्रोनाउन पास वाले नाउन के अनुसार यूज होगा। तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से दियर यूज हुआ है। तो आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट दियर बुक्स। चौथा है, दो या तीनों पर्सन्स का प्रयोग एक ही वाक्य में होने पर उनको 231 का आप नियम याद रखिए। मतलब जब तीनों पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी सेंटेंस में, तो पहले सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे लिखा यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। यदि पर्सन पहचानना है तो आप ये समझिए फर्स्ट पर्सन होगा जब भी इसमें मैं, आई, माई ऐसा आएगा ना अपने लिए, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। दूसरा यदि आदमी जो सामने खड़ा है तो वो सेकंड पर्सन होगा। और यदि जो आदमी तीसरा सामने नहीं है, दूर ऐसे इशारा किया जाए या कोई सामने ना हो उसके बारे में बताया जाए तो वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यू है ना, यू तुम के लिए बोल रहा है तो सेकंड पर्सन है। ही हो गया ना थर्ड, पता नहीं ही किसकी बात हो रही है। एंड आई फर्स्ट पर्सन में, आर फर्स्ट फ्रेंड। तो पहले सेकंड पर्सन है यू, फिर थर्ड पर्सन है ही, फिर फर्स्ट पर्सन है आई, आर फास्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। तो ही सेकंड पर्सन, ही सेकंड नहीं थर्ड पर्सन, एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। 2, 3, 1 आप याद रखिए। 231। नियम नंबर 4 क्या है? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। जैसे पदम एंड रणधीर लव ईच अदर। तो यहाँ पे दो हैं, पदम और रणधीर, तो ईच अदर आया। जैसे दीज चिल्ड्रेन, तो कई बच्चे हो गए ना, दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे आ गया दीज चिल्ड्रेन लव वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए। छठा रूल है ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आदि शब्दों के पश्चात दैट का प्रयोग होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत फेमस है ये कि जो चमकता है वो सभी चीज़ सोना नहीं होती है। तो ऑल के बाद दैट आया। जैसे देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, तो यहाँ नथिंग आया तो नथिंग के बाद दैट आया।
मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। तो यहाँ ओनली आया तो ओनली एनिमल के बाद दैट आ गया, ओनली दैट। 2 नियम और याद रखे हैं, नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने वो रखे हैं जो बेसिक हैं और पूछे जा सकते हैं, कॉमन टाइप के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बस ये याद रखिए, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ जो हिम सेल्फ इट सेल्फ, इसमें सेल्फ लगा दिया जाए ना तो बस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अकेला कभी भी किसी वर्ग का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, उनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। जैसे लिखा है आई माई सेल्फ डिड हिज वर्क, तो ऐसा नहीं हो सकता कि माई सेल्फ डिड हिज वर्क, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा। जैसे आई प्रोनाउन आया ना तो आई माई सेल्फ डिड हिज वर्क, यही बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अकेले यूज नहीं होंगे, उसके साथ नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। नियम नंबर 8 क्या बोल रहा है, अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ हो तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन ही रहेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। वन शुड डू, वन से ड्यूटी होना चाहिए, यहाँ पे पहले वन आया तो वन से ऐसा हो जाता है ना, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये वन शुड डू दियर ड्यूटी नहीं होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा। तो ये हो गए प्रोनाउन के नियम। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के नियम। तो प्रीपोजिशन के बहुत सारे नियम हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार इससे क्वेश्चन एक आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन होते क्या हैं। ऐसे शब्द जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान मतलब लोकेशन की दृष्टि से कुछ संबंध बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। 3 टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। और सेम प्रीपोजिशन अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो सकते हैं। जैसे लिखा इन द वाटर पहले में, इन द इवनिंग, तो पहले वाले में वो प्लेस बता रहा है वाटर में, दूसरा बता रहा है टाइम इन द इवनिंग। जैसे ऑन या बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन द 2 बॉयज, ये जगह बता रहे हैं प्लेस। इन द इवनिंग एट नाइट एट 7 o'clock ऑन फ्राइडे ऑन टाइम सिंस 2015, ये सब टाइम बता रहे हैं। ऐसे ही प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, अलोंग द रोड, गति मतलब अक्रॉस द रिवर, थ्रू द फील्ड्स, ये 3 टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन। अब हम लोग इससे संबंधित नियम देखेंगे। पहला है फार फ्रॉम, इन, ऑन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों से पहले नहीं करते। ये वाली मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं। जैसे लिखा है काइंडली वेट फॉर अ मिनट, तो काइंडली वेट अ मिनट बोलेंगे, फार का यूज नहीं करेंगे। अब आपको लगे चाहे कि ये गलत है लेकिन नियम यही कहता है, जो नियम कहता है वही फॉलो करना पड़ेगा। काइंडली वेट अ मिनट। माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ, तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो अ मिनट है और लास्ट मंथ है समय दिखा रहे हैं, तो समय या स्थान दिखाने वाले शब्दों के पहले फार, फ्रॉम, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते। सेकेंड जो रूल है वो देखते हैं, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो ये याद रखिए आप शब्द कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग। जैसे कंसीडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज, मोहन इज नॉट अ बैड बॉय, तो इसमें कंसीडरिंग ना खुद एक प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है, तो अबाउट का इसके बाद यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो वो गलत है। अगला तीसरा रूल है रिजेंबल, ऑर्डर, ओबे, वायलेट, साइन, रिकमेंड आदि वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। तो रिजेंबल, ऑर्डर, ओबे, वायलेट, साइन, रिकमेंड ये याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल ऐसे ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, तो यहाँ विद नहीं यूज होगा। दूसरा है एग्जाम्पल रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स, तो फॉर नहीं होगा, होगा रवि हैज ऑर्डर्ड 10 बुक्स। अगला है चौथा नियम, इन का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन का प्रयोग देशों, बड़े शहरों के लिए प्रयोग होता है, और जबकि ऐट का प्रयोग छोटे कस्बों, गाँव के लिए होता है। लोगों को पता नहीं रहता कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, ऐट का प्रयोग कहाँ होता है। तो इन का प्रयोग बड़े शहरों या देश के नाम के लिए यूज होता है, जबकि ऐट का प्रयोग छोटी जगह के लिए या कस्बों, गाँव के लिए होता है। जैसे दे लिव इन मुंबई, तो मुंबई बड़ा शहर है तो यहाँ पे इन यूज होगा। जैसे गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, तो पोरबंदर छोटी जगह है, कस्बा है जो भी है, तो वहाँ पे ऐट आएगा। और जैसे गुजरात लिखा है ना, तो गुजरात स्टेट का नाम है, काफ़ी बड़ा है, तो ये इन आया, इन गुजरात।
नियम नंबर 5 देखते हैं। इनका प्रयोग समय के किसी भाग मतलब पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है तथा एट का प्रयोग एक निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स, तो 3 आवर्स ये समय बोल रहा है ना, 3 घंटे में, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल दिया, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, तो ये 10 बजे बोल रहा है ना कि वो 10 बजे यहाँ से चला गया, तो एट एक पॉइंट ऑफ टाइम है। नियम नंबर 6, इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है तथा इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे ही इज इन द हाउस, तो हाउस में वो है तो स्थिरता के लिए है ना इन, और ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुआं में कूद गया, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग गति के लिए। अब देखेंगे 7 नंबर, ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है या समीप का संबंध बताता है, जबकि अपान का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो जो बुक्स हैं वो टेबल पर हैं, इस और रखी हैं। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो जो कुत्ता है वो टेबल पर कूदा, तो दौड़ के कूदा ना, गति के लिए। 8वां नंबर नियम क्या बोल रहा है, समय की दृष्टि से इन का प्रयोग समय की समाप्ति के अर्थ में होता है, जबकि विदिन का प्रयोग समय की समाप्ति के पहले के अर्थ में होता है। इन और विदिन, तो आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, तो इन अ मंथ ना एक महीने के अंदर कभी भी आ सकता है, तो पीरियड कभी भी नहीं। आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, मतलब एक मंथ के बाद की बात हो रही है कि लगभग एक महीने में मैं आ जाऊंगा मुंबई से। आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, तो बोल रहा है कि एक विद इन अ मंथ का मतलब ये नहीं है कि एक महीने बाद, एक महीने के पहले, एक महीने के अंदर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब नियम नंबर 9 क्या बोल रहा है, आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल में दिखाता है। इन का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। जैसे योर सन केम आफ्टर अ मंथ, तो मतलब आपका जो पुत्र है वो एक महीने बाद आया, तो भूतकाल की बात हो रही है। माई फादर विल कम इन अ मंथ, तो इन का यूज हो रहा है ना, बोल रहा है कि मेरे पिताजी एक महीने में आ जाएंगे, तो भविष्यकाल की बात हो गई। 10वां नियम क्या बोल रहा है, विद किसी यंत्र इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग होता है। बाई किसी कार्य करने वाले एजेंट या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे व्यक्ति या वस्तु या मतलब एजेंट समझ गए ना, कार्य करने वाला डूअर। एग्जाम्पल लिखा है, ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर विद अ गन, तो रॉबर जो है ना वो एजेंट है ना, तो इसलिए बाई, और विद अ गन, गन इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए विद आया है। दूसरा दिया है, सी रोट अ लेटर विद हर पेन, तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसलिए विद का यूज हुआ है। 11वां देखते हैं, बिटवीन दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि एमंग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, तो यू एंड मी दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द बॉयज़, तो यहाँ पे कई बॉयज़ हैं तो यहाँ पे एमंग यूज हुआ है, तो बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए, एमंग का प्रयोग 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। जो 12वां नियम क्या बोल रहा है, फार का प्रयोग समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फार का प्रयोग बहुत पढ़ा होगा हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होता है प्रयोग सेंस ऑफ आर का, जबकि फ्रॉम का प्रयोग इसके अलावा होता है और फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग भी अक्सर किया जाता है। अब 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं फॉर, सेंस और फ्रॉम के लिए अलग अलग। सी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, तो लास्ट 1 वीक की बात हो रही है तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज हुआ। ही हैज़ बीन इल सिंस सैटरडे, तो सैटरडे बता दिए ना, सैटरडे से बीमार है तो सिंस का प्रयोग होगा। ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, तो इसमें कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कोई है नहीं, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि वॉज लगा है, तो इसमें फ्रॉम संडे टू थर्सडे, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हुआ है, देखो टू भी आ गया है।
और लास्ट नियम है ओवर का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत हो तब होता है, और एबव का प्रयोग एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत ना हो, ऐसा समझ में ना आए। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, तो यहाँ पे ओवर यूज किया जाएगा, और द स्काई इज एबव आवर हेड, जब स्काई है ना तो हमारे ऊपर है तो हर जगह फैला हुआ है, जो प्लेन है वो हमारे ऊपर से उड़ा तो जस्ट ऊपर से उड़ा होगा, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और जबकि स्काई तो बहुत बड़ा एरिया कवर किए हुए है, तो ये लंबवत नहीं है। इतने आप प्रीपोजिशन याद रखिए, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि अपना पूरा बेस्ट दूँ यहाँ पे, और आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए, रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।